फिर जिस तेजी से सब शुरू हुआ था, उसी तेजी से सब खत्म हो गया। चारों ओर खामोशी छा गई। हवा बिल्कुल स्थिर थी और भारी अंधेरा जैसे हट गया हो। पसीने से तरबतर कांपते हुए रोहन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। अब दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था और बाहर से आती हल्की चांदनी कमरे में फैल रही थी। रोहन ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह घर से बाहर दौड़ पड़ा, बिना रुके पूरे रास्ते गांव तक पहुंच गया। जब उसने अपना अनुभव बताया, गांव वाले गंभीरता से सिर हिलाने लगे। वो मीरा थी, एक बूढ़े आदमी ने कहा। उसकी आत्मा अब भी उस घर में भटकती है, अपने परिवार को ढूंढती हुई। जो भी आधी रात को उस घर में गया है, वह उसे देखे बिना वापस नहीं लौटा। अगले ही दिन रोहन गांव छोड़कर चला गया, कसम खाते हुए कि वह कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन आधी रात की उस पुकार की याद उसके साथ हमेशा रही, पुराने घर की परछाइयों में छिपे भय की एक ठंडी याद। और वह घर आज भी खड़ा है, अगले संशयवादी का इंतजार करता हुआ, जो अंदर जाए और मीरा से मिले, उस लड़की से जिसने सब कुछ खो दिया, सिवाय मदद की अपनी पुकार के। रोहन जितना भी गांव से दूर गया, वह भयानक अनुभव उसके मन से नहीं निकला। मीरा की खोखली आंखों और उसकी हताश फुसफुसाहटों की तस्वीरें उसके सपनों में बार बार लौट आतीं। नींद रहित रातें उसकी दिनचर्या बन गईं और वह हर जगह खुद को किसी की निगाहों में घिरा हुआ महसूस करने लगा। कुछ हफ्तों बाद रोहन को उसके दोस्त समीर का फोन आया। समीर एक पत्रकार था, जिसे पारलौकिक घटनाओं में खास दिलचस्पी थी। रोहन ने उसे अपने अनुभव के बारे में बताया था और समीर इसे गहराई से जांचने के लिए उत्सुक था। रोहन, मुझे तुम्हें मेरे साथ वापस वहां चलना होगा, समीर ने फोन पर कहा। मैंने कुछ शोध किया है और मुझे लगता है मीरा की कहानी में अभी भी बहुत कुछ छुपा हुआ है। यह बहुत बड़ी खोज हो सकती है। रोहन झिझक गया। उस श्रापित घर में लौटने का विचार ही उसे भीतर तक हिला गया, लेकिन समीर लगातार जोर देता रहा। उसने भरोसा दिलाया कि वे सभी सावधानियां बरतेंगे और आधी रात के बाद नहीं रुकेंगे। अनिच्छा के बावजूद रोहन मान गया, उम्मीद करते हुए कि शायद अपने डर का सामना करने से उसे शांति मिल सके। वे दोनों फिर गांव पहुंचे, ठीक जब सूरज क्षितिज के नीचे उतर रहा था। रोहन को देख गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे, उसे फिर से चेतावनी देते हुए कि वह उस घर से दूर रहे। लेकिन समीर दृढ़ था। उसका मानना था कि अगर वे मीरा की दुखद कहानी की सच्चाई जान ले, तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिल सके। भारी मन से वे दोनों फिर उस पुराने घर की ओर चले। वही रास्ता अब और भी भयावह लग रहा था और दूर खड़ा घर अंधेरे में और भी डरावना दिखाई दे रहा था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, हवा में एक बेचैन ऊर्जा महसूस हुई। समीर ने अपना कैमरा और रिकॉर्डिंग उपकरण सेट किया, सब कुछ दस्तावेज करने के लिए तैयार। मैं मीरा से बात करना चाहता हूँ, समीर ने कहा, जब उसने मोमबत्तियां जलाईं, जिनकी झिलमिलाती लौ दीवारों पर लंबी परछाइयां बना रही थी। अगर उसकी आत्मा सच में यहाँ फंसी है, तो शायद हम उसकी मदद कर सकें। रोहन अब भी असहज महसूस कर रहा था। वह दरवाजे के पास खड़ा था, जरा सी आहट पर भागने के लिए तैयार। समीर धीरे धीरे बोलने लगा, मीरा को संबोधित करते हुए, उसे सामने आने के लिए कहकर। कुछ मिनट बीत गए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। बस पुराने घर की चरमराहट और बाहर चलती हवा की आवाजें। फिर जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कमरे का तापमान अचानक बहुत नीचे गिर गया। मोमबत्तियां तेजी से कांपी और फिर किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बुझा दिया। पूरा घर घने अंधेरे में डूब गया। अचानक गलियारों में कदमों की वही गूंज सुनाई देने लगी,
ठीक वैसे ही जैसे रोहन ने पहले महसूस किया था। कैमरे ने हल्की सी फुसफुसाहट पकड़ी, जो रोहन के धड़कते दिल की आवाज में लगभग दब गई थी। मदद करो, मुझे ढूंढो। आवाज अब और साफ थी। रोहन के खून में ठंडक दौड़ गई जब उसे एहसास हुआ कि आवाज गलियारे से नहीं, बल्कि उसके ठीक बगल से आ रही थी। उसने धीरे धीरे सिर घुमाया और वहां वह थी, मीरा, कमरे के कोने में खड़ी, उसकी आंखें निराशा से भरी हुईं। लेकिन इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा वास्तविक, ज्यादा जीवित सी लग रही थी। समीर भय और विस्मय से कांपते हुए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। मीरा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, उसने नरमी से कहा। हमें बताओ, क्या हुआ था? तुम्हें क्या चाहिए? मीरा की नजर सीधे रोहन पर टिक गई। उन्हें ढूंढो, उन्हें वापस लाओ, उसने धीमी, दुख भरी आवाज में कहा। फिर एक ठंडी हवा के झोंके के साथ वह गायब हो गई, बस उसकी आवाज की गूंज पीछे रह गई। रोहन और समीर हिल चुके थे, लेकिन वे जानते थे कि अब उन्हें मीरा की बात माननी होगी। अगले दिन वे उस जंगल में गए जहां सालों पहले मीरा मिली थी। घंटों की तलाश के बाद उन्हें गहरे जंगल में एक पुराना, झाड़ियों से ढका कुआं दिखाई दिया। समीर ने कुएं में नीचे झांका और उसका दिल बैठ गया। नीचे अंधेरे में उन्हें हड्डियों के ढांचे दिखाई दिए, मीरा के परिवार के अवशेष। गांव वालों ने हमेशा सोचा था कि वे रातों रात गायब हो गए या कहीं चले गए, लेकिन अब सच सामने था। उन्हें बेरहमी से मारकर कुएं में फेंक दिया गया था और कई सालों तक सच्चाई छुपी रही। रोहन और समीर ने तुरंत अधिकारियों को सूचित किया। अवशेषों को सावधानी से बाहर निकाला गया। इस खुलासे से गांव वाले स्तब्ध रह गए। अब घर का भूतिया होना एक अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक सच्ची त्रासदी से जुड़ा सच बन चुका था। मीरा के परिवार का विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार किया गया और पूरा गांव उनकी आत्मा की शांति के लिए एकत्र हुआ। अंतिम संस्कार के दौरान रोहन ने अपने दिल में एक अजीब सी शांति महसूस की, मानो उसकी छाती पर रखा एक भारी बोझ उतर गया हो। उस रात जब रोहन गांव छोड़ने की तैयारी कर रहा था, उसे एक हल्की सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा और गांव की सीमा पर मीरा खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, बस एक शांत, कृतज्ञ मुस्कान। धीरे धीरे वह फीकी पड़ने लगी और रात की हवा में विलीन हो गई। उसकी आत्मा आखिरकार मुक्ति पा चुकी थी। रोहन जान गया कि अब मीरा की कहानी समाप्त हो चुकी है और उस पुराने घर का श्राप भी। वह अब डर की जगह नहीं रहा, बल्कि अतीत की एक खामोश याद, एक दर्द भरी कहानी जिसे आखिरकार शांति मिल गई थी। जैसे ही रोहन गांव से निकल गया, उसे समझ में आया कि कुछ कहानियां चाहे कितनी ही डरावनी क्यों न हो, उन्हें बताया जाना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं के जरिए अतीत की आत्माएं सच में शांति पा सकती हैं।